नमस्कार दोस्तों, आरबीडी पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे लिखा है वनपाल बनरक्षक के भूगोल की बात, राजस्थान की भूगोल की बात हो रही है और 15 मिनट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम शॉर्ट में बहुत अच्छी टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम सबको कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, पहला ही प्रश्न जो हमने लिया है वो बहुत ही कई तरीके से लिया है यहाँ पर, और इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, चलो हम जल्दी से करते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या लिखा है इसमें। पहला लिखा है राजस्थान के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु है, इसके मध्य की लंबाई कितनी है। तो जल्दी से हम लोग बता देते हैं। यहाँ पे देखते हैं उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा। उत्तरी बिंदु ऊपर होगा, दक्षिणी बिंदु नीचे होगा, पूर्वी बिंदु इधर की साइड में होगा और पश्चिमी बिंदु इधर की साइड में होगा दोस्तों। और मैं अक्सर ट्रिक बताया करता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा कब और कैसे, ये दो ट्रिक है मैं आपको अक्सर बता देता हूँ। यहाँ मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है मैंने, कोणा, कोणा लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है मैंने बोरकुंड। क्या लिखा है दोस्तों, बोरकुंड लिखा है। तो ये दो उत्तरी और दक्षिणी बिंदु हो गए। और इधर की बात करेंगे तो यहाँ मैंने लिखा है कटरा, कटरा लिखा है। कैसे कटरा लिख दे तो से क्या लिखूंगा मैं, शिलाना। तो इस तरीके से आपको चारों पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। अब लंबाई की बात की जाएगी, लंबाई में क्या है, तो यदि ऊपर से नीचे की बात करें तो 826 किलोमीटर है, और यहाँ से इधर की बात करें 869 किलोमीटर है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरे जो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु हो गए और इनके मध्य की लंबाई, ये चारों मैंने आपको क्लियर कर दी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। देखते हैं राजस्थान की स्थलीय लंबाई कितनी है, और टोटल लंबाई की बात की जाए ऑल ओवर की तो 5920 किलोमीटर है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखें। लेकिन इसमें दो पार्टीशन मैंने यहाँ पे बनाया है, एक ये है और ये है। ये जो लंबाई है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लगती है। कौन सी सीमा को लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लगती है, जो कि किन के साथ में लगती है, पाकिस्तान के साथ में लगती है दोस्तों। और ये कौन सी सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा है। आपको पता होना चाहिए। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो आपको राजस्थान को सीमा लगती है पंजाब की, पंजाब के बाद बात करें तो सीमा लगती है हरियाणा की, यूपी की, एमपी की, गुजरात की। तो इस प्रकार से राजस्थान को सीमा लगती है। 1 2 3 4 5 स्टेटों की सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, एमपी की लगती है। कम की बात की जाए तो पंजाब की लगती है दोस्तों। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन एक छोटा सा मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है कि नवीनतम जिले किस प्रकार से याद करें। कई बार पूछ लिया जाता है 26वां जिला, 27वां जिला, 29वां जिला, 33वां जिला। सारे जिले में यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जिस दिन एकीकरण कंप्लीट होगा अजमेर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। तो ये तो एकीकरण वाला ध्यान में रखना है। और आपको पता होना सबसे नवीन जिला जो बना वो बना 26 जनवरी। आप अक्सर अपन 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी 2008 को जो बना उसका नाम है प्रतापगढ़। ये आपको ध्यान में रखना। अब बाकी जिले कैसे याद कर सकते हैं, तो एक बार एक ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, आधा या आधा, आधी बात कर रहे हैं, आधा लिखा है मैंने। फिर मैंने क्या लिखा, आधा बाद, आदि के बाद, मतलब आधी रात के बाद हम ऐसे कर सकते हैं, आधा बाद। और आगे के मैं क्या लिख सकता हूं, राज जो है, राज नाम का कोई व्यक्ति है, वो किससे, हनुमान से क्या हो गया है, कांप गया है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे लिखा अजमेर, दे से धौलपुर, बे से 12, बे से 12 लिख लिया है, दे से दौसा लिख दिया है, राज से राजसमंद लिख दिया है, हनुमान से हनुमानगढ़ हो गया है, के से करौली हो गया है, पे से प्रतापगढ़ हो गया है। आप इस प्रकार से इनको याद कर सकते हो। 26वां जिला, 27वां जिला, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां जिला। इस प्रकार से 33 पूरे हम याद कर सकते हैं कि साहब ये तो चलो नाम हमें याद हो गए। तो अब बात करें कि सन किस प्रकार से याद करें। तो देखिए, हमने 1956 एकीकरण पूरा हुआ, तो ये तो हमें याद करनी है, ये तो हम वैसे भी याद करते हैं। इसके बाद में हमने याद किया 1982। अब ये चीजें हम एक साथ में याद कर सकते हैं। देखो 91, 91, 91 लिखा। अब 91 लिखा है हमने, और 91 को यदि मैं यहाँ एक डंडा और लगा जोड़ दूँ तो 94 बन जाएगा। और 91 के यदि मैं एक डंडा से कहे तो 97 बन जाएगा। तो 91, 91, 91, 94, फिर 97 और अंत में 2000।
8। इस प्रकार से हम इजीली इनको याद कर सकते हैं। मंथ भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको याद नहीं करने पड़ते हैं। अप्रैल 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 अप्रैल, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, जुलाई जुलाई और जनवरी, तो ए और जे ही नाम याद रखना है, अप्रैल 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 और जुलाई जनवरी। इस प्रकार से हम मंथ भी इनके आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो इजीली याद हो सकती हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं दोस्तों। आगे बढ़ता हूं, अगला लेता हूं मैं। भौगोलिक प्रदेश से प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार क्षेत्रफल से संबंधित, कई बार जनसंख्या के संबंधित और कई बार अवशेष किसका अवशेष है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के बाद शायद ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। देखो, मैं हमेशा समझाता हूं कि आप इजी चीज को पहले पकड़ो ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। 40 10 40 10, यहाँ के 40 में लिख दूं और यहाँ पे 10 लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 40 10 40 10। अब यहाँ 40 का मैंने क्या लिखा 39 और यहाँ 39 एक कम किया तो यहाँ 1 बटा दिया, 10 का क्या कर दिया 11। तो इस प्रकार जनसंख्या हम आराम से याद कर सकते हैं। पहली चीज जनसंख्या की आपने क्लियर कर ली। दूसरी चीज की बात करूं तो जो मरुस्थल है, जो जमीन है, जमीन एक ये है और एक ये है, ये तो पहाड़ी है और ये पठार है। तो जो जमीन है वो 33 सागर की है, देख लीजिए, और जो पहाड़ या पठार है वो किसका है, गोंडवाना का अवशेष है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में कर सकते हो। अब बात आती है क्षेत्रफल की, और आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल 60% से ज्यादा तो मरुस्थली लेके बैठा है। तो 61 6 यहाँ पे याद कर लिया तो 61। यदि मैं यही 6 यहाँ पे लिख दूं और इस 6 के बाद में यहाँ पे पॉइंट लगा दूं तो लगभग 6 के बाद इस तरह की स्थिति बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है 8 9। तो एक दो चीजें आपको आसानी से याद हो सकती हैं दोस्तों। और जब 8 9 याद करें, 6 के बाद में 9, 6 3 का गैप लग रहा है और एक थोड़ा सा 23 आप अपने से याद कर लेना। तो इस प्रकार से आसानी से हम चीजों को यहाँ पे याद कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से पूछ ले हम बता देंगे। अगले की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्या कह रहा है, देखिए मैंने कुछ टर्म्स लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैंने लिखा है इर्ग। इर्ग मरुस्थल जो होता है उसको क्या कहते हैं, रेतीला जो मरुस्थल होता है उसको कह दिया इर्ग। हम्मादा पथरीला जो मरुस्थल होता है उसको हम कह देते हैं हम्मादा। और रेक किसको कहते हैं, पथरीला भी हो और रेतीला भी हो, दोनों का मिक्स हो उसको हम कह देते हैं रेग। पलाय देखो झीलें होती हैं, कुछ छोटी झीलें होती हैं खारे पानी की, कुछ बड़ी झीलें होती हैं खारे पानी की। जो बड़ी झीलें होती हैं उनको कहते हैं पलाया, और जो छोटी झीलें होती हैं खारे पानी की उनको क्या कहते हैं, रन या टाट कहते हैं दोस्तों। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये टर्म्स कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सही कर देंगे। अब नदियों से संबंधित एक प्रश्न आ गया है और मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि नदियों के उद्गम की बातें करें तो यहाँ पर मैं यदि बात करूँगा तो ये कहाँ से, जनापाव की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत से होती है, एमपी से होती है दोस्तों। फिर ये राजस्थान में आती है, फिर ये यूपी में चली जाती है और यूपी के मुरादगंज, आपने नाम सुना होगा, मुरादगंज के पास में, इटावा के पास में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। एक आपको ये बात में ध्यान में रखनी है। बनास नदी कहाँ से निकलती है, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद से निकलती है और आपको पता होना चाहिए ये चंबल में जाकर गिरती है और कहाँ पर, सवाई माधोपुर में जाकर चंबल में मिल जाती है। यदि लूनी की बात करें तो लूनी नाग पहाड़ी से निकलती है, नाग पहाड़ी कहाँ पर, अजमेर से निकलती है दोस्तों, और कहाँ जाकर मिल जाती है, ये कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है दोस्तों, गुजरात में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाण गंगा की बात करें जिसको आप अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, यह कहाँ से निकलती है, ये बैराट से निकलती है या विराट नगर से निकलती है, जिसका वर्तमान में नाम है विराट नगर। आपको ध्यान में रखना है, जो कि प्राचीन समय में राजधानी हुआ करता था किसकी, मत्स्य जनपद की राजधानी था बैराट, और जाकर कहाँ मिलती है, फतेहाबाद के बाद में जाती है यूपी में और यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। माही नदी की बात करें, मेहद झील के पास से निकलती है, एमपी से निकलती है, राजस्थान में आती है, गुजरात में चली जाती है और कहाँ पर जाकर गिरती है, खंबात की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है, कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्जुन की गंगा बाण गंगा कहलाती है। अब देखते हैं, यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे देखते हैं चंबल, त्रिवेणी की बात करें, चंबल, बनास, सीप, चंबल, बनास, सीप अपना त्रिवेणी धाम बनाती हैं और ये कहाँ पर बनाती हैं, ये रामेश्वरम में बनाती हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। एक आप ध्यान में रखेंगे, सोम, माही, जाखम।
सोम, माही, जाखम भी अपना त्रिवेणी धाम बनाती हैं। और ये कहाँ बनाती हैं? ये आपको जो बनेश्वर, जिसको आप डूंगरपुर की बात करेंगे तो वहाँ आदिवासियों का मेला है बढ़ते। तो इस प्रकार के त्रिवेणी भी आपको सारे ध्यान में रखने हैं। जो 4 त्रिवेणी मुख्य रूप से उनको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न में मैं बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न क्या है? तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। जैसे राणा चंबल नदी पर कौन कौन से बांध है, यदि मैं उसकी बात करूं तो जैसे गांधी सागर बांध है एमपी में, जवाहर सागर बांध है राजस्थान में, कोटा बैराज बांध है कहाँ पर है? राजस्थान में। प्रताप सागर है, महाराणा प्रताप सागर है, तो ये इसके ऊपर बांध भी बने हुए हैं। इस प्रकार से मुख्य मुख्य बातें इनकी ध्यान में रखनी है और हम अक्सर इसका वीडियो बनाते रहते हैं, आप लोग पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। तो आगे प्रश्न पे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मैंने झीलों से संबंधित प्रश्न ले लिया है कि झील कौन कौन सी हैं। देखिए, बात की जाए सांबर, तो खारे पानी की झील है। अक्सर मुख्य रूप से ये जयपुर में, अक्सर तो इसका जो ज़्यादा एरिया आता है वो जयपुर में आता है। वैसे नागौर, अजमेर को भी ये टच करती है। जयसमंद की बात की जाए, जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। मीठी झील है, मीठे पानी की झील है और बड़ी झील है राजस्थान की, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। गोमती नदी का पानी रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण करवाया था राज सिंह ने। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? इसकी जो पाल है उस पर राज प्रशस्ति जो बनी हुई है, ये आप ध्यान में रखेंगे। रणछोड़ भट्ट के द्वारा सबसे बड़ी प्रशस्ति भी है। जयसमंद झील की एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पर टापू, बाबा का बावड़ा और प्यारी, इस प्रकार से यहाँ पे टापू भी हैं। आना सागर झील का निर्माण किसने कराया था? अर्णोराज ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? अर्णोराज चौहान वंश के राजा थे। पिछोला झील का निर्माण किनके शासनकाल में हुआ? प्रश्न पूछा जाता है। लाखा के शासनकाल में हुआ, राणा लाखा के शासनकाल में। कहाँ पर है? उदयपुर में है दोस्तों। जग मंदिर, जग निवास इन्हीं के किनारे हैं। नटनी का चबूतरा भी इन्हीं के किनारे है। ये भी आप बातों को ध्यान में रखेंगे। कोलाई झील कहाँ पर है? यदि मैं इसकी बात करूं तो ये झील कहाँ पर है? बीकानेर में है। आपने नाम सुना होगा कपिल मुनि। और कपिल मुनि का कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे दीपोदान होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे दीप जलाए जाते हैं। ये सारी बातें आप ध्यान में रखें। बालसमंद झील कहाँ पर है? बालसमंद झील है जोधपुर में है दोस्तों। और डीडवाना की बात की जाए, नागौर खारे पानी की झील है। पंचभद्रा भी खारे पानी की झील है, लेकिन यहाँ पे मैंने इनको लिखा गया, इसका कारण क्या है? इसका जो नमक है वो खाने योग्य नहीं होता है। खाने योग्य जो है वो नहीं होता है दोस्तों। और इसका नमक खाने योग्य होता है, इसमें भी खारा नमक होता है। और कौन बनाते हैं? खारवाल जाति के लोग इसका नमक बनाते हैं। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। पंचभद्रा कहाँ पर है? यदि मैं इसकी बात करना चाहूँ तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये बाड़मेर की बात हो रही है दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा सा बातें ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? थर्मल प्लांट। मैं शॉर्ट में समझाते हुए चलता हूँ क्योंकि टाइम कम लेते हुए चल रहे हैं हम। थर्मल प्लांट मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। कोटा थर्मल प्लांट, सूरतगढ़ जो कि गंगानगर की बात हो रही है, गंगानगर में थर्मल पावर प्लांट। छबड़ा यदि बात करिए तो कहाँ पर है? बारा की बात हो रही है। काली सिंध की बात हो रही है तो झालावाड़ की बात हो रही है। तो ये प्लांट आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर स्थित है। लिग्नाइट कोयले की बात हो रही है। लिग्नाइट कोयला जो कि अक्सर राजस्थान में बिजली बनती है, इसकी आधारित परियोजना कहाँ कहाँ है? अक्सर पूछी जाती है। ग्रिल बाड़मेर, गुड्डा बीकानेर, कपूरडी बाड़मेर, बरसिंगसर बीकानेर। तो इनको अच्छे से ध्यान में कर ले। अक्सर ये नाम कई बार एग्जाम में तरीके से पूछ लिए जाते हैं। अगले प्रश्न में मैं बढ़ता हूं। 10 नंबर प्रश्न है। आणविक परियोजना भी मैंने ली है यहाँ पर। तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ और नरेगा यूपी से संबंधित है, ये भी मैंने लिया है। पवन ऊर्जा की बात करी जाए, अमृतसर, जैसलमेर, देवगढ़, प्रतापगढ़, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि पवन ऊर्जा से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं। आगे की तरफ बढ़ना चाहें तो देखिए, ताप विद्युत गैस मैंने लिया है रामगढ़ जैसलमेर, अंता 12 जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहता है, औरेरा यूपी। और अब मैंने खनिजों से संबंधित प्रश्न लिया है। जैसे लोहे की बात की जाए, मोरिजा बानोला कहां पर है? जयपुर की बात हो रही है। नीमला रायसेला दौसा में है। रामपुरा कहां पर है? सीकर की बात हो रही है। नाथरा की पाल उदयपुर की बात हो रही है। डाबला सिंगाना झुंझुनू की बातें हो रही है। वो दे देगा। इनमें से आपको क्या करना पड़ेगा? इनको सुमेलित करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप इनको थोड़ा सा, जो नाम मैंने लिखे हैं, मुख्य नाम मैंने लिखे हैं, इतने नाम कम से कम आपको याद रखने होंगे दोस्तों। आगे देखिए, फिर मैंने अयस्क लिया है, तांबा लिया है। खेतड़ी सिंगाना तांबा भी प्रसिद्ध है। खोदरीबा, देबारी, ये जो चीजें हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबा
निकलता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो ये खनिज से संबंधित है। अगला फिर एक प्रश्न मैंने लिया है, संगमरमर से रिलेटेड लिया है, और संगमरमर से रिलेटेड देखिए क्या प्रश्न लिया है। काला संगमरमर कहाँ से निकलता है? तो काला संगमरमर भैंसलाना, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, भैंस का रंग काला, तो भैंसलाना कहाँ है? जयपुर का काला संगमरमर जो है वो प्रसिद्ध है भैंसलाना का। लाल, लाल की बात हो रही है, धौल और लाल, तो धौलपुर में ये निकलता है। पीला, अक्सर आप देखेंगे रेत को दूर से देखेंगे तो हल्की पीली दिखेगी, तो जैसलमेर साइड में कौन सा? पीला संगमरमर पाया जाता है। हरियाली, उदयपुर साइड में खूब हरियाली है, तो उदयपुर में हरा संगमरमर पाया जाता है। सतरंगी पाली में पाया जाता है। और जोधपुरी जो मिठाइयाँ बनती है उसमें बादाम की मात्रा होती है, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो। बादामी, जोधपुर, मकराना का तो आपको सभी को पता होगा कि मकराना में कौन सा संगमरमर होता है? सफेद संगमरमर होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने कुछ ही समय में 15 क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छा डाटा कवर करने की मैंने कोशिश की है। छोटे से समय में याद आप इसको देखेंगे तो काफ़ी आपको इसको सहायता मिल सकती है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग यूं ही हमारे साथ में बने रहें दोस्तों, हम ऐसी चीज़ें आपके सामने लेकर बार बार आते रहते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज भी चलती रहती है, तो इसी के लिए मैं यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।